नमस्कार, सिटीलाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने से नर्मदा उफान पर है। निचले इलाकों में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। ओंकारेश्वर के 5 गेट और खोल दिए गए हैं। कुल 14 गेट खोलकर वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाटों पर अलर्ट जारी किया गया है। इधर दतिया जिले से बह रही सिंध नदी ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण किया है। 100 गांव लगभग प्रभावित है। मड़ीखेड़ा डैम से सिंध नदी में पानी छोड़ा गया है। खतरा बना हुआ है। रेस्क्यू किया जा रहा है गांव का। 2021 में भी यही स्थिति बनी थी। निवाड़ी की बात करें तो ओरछा से निकलने वाली बेतवा और जामनी नदी उफान पर है। जिला प्रशासन ने भी नदी के किनारों पर अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे बने ओरछा रिजॉर्ट को खाली करने का नोटिस चस्पा किया है। ओरछा रिजॉर्ट को खाली करने का नोटिस दिया गया है। नर्मदापुरम की बात करें तो भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी वहाँ पर उफान पर है। बारना और बरगी डैम से पानी छोड़ने से नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ा है। सेठानी घाट पर खतरे के निशान से 2 फीट नीचे पानी बह रहा है। जिला प्रशासन की ओर से नर्मदा से बढ़ती जलस्तर को देखते हुए निचली बस्तियों में मुनादी करवाई गई है। दमोह की बात करते हैं। दमोह के ब्यारमा नदी उफान पर है। 1.5 दर्जन से गांव जलमग्न हो चुके हैं। 170 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। घरों में पानी घुस गया है। स्कूल, अस्पताल, सब जगह पानी भर चुका है। कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, वीडियो आप देखें। शिवपुरी की भी बात करते हैं। लगातार बारिश से कोलारस विधानसभा का अनंतपुर गांव जलमग्न हो चुका है। इसके चलते यहां पर सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। मकान में 8 फीट तक पानी भर चुका है। 40 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। ग्रामीणों का सामान खराब हो चुका है। आधे से ज़्यादा घर डूब चुके हैं। क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रशासन से संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते श्योपुर में कई गांवों को खाली करवाना पड़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। कई गांवों में लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। लोगों को रोकने के लिए प्रशासन ने स्कूल और छात्रावास में व्यवस्था कराई है। स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया है। विजयपुर तहसील की कुंवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुल तक पानी टच हो रहा है। श्योपुर जिले में बीते 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश अब आफत बन चुकी है। सीप, पार्वती और चंबल नदी उफान पर है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। कई गांव को खाली कराया गया है। धर्मशाला और नगरपालिका के मैरिज गार्डन में जो राहत कैंप बनाए गए वहां उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। मानपुर इलाके की बात करें तो अस्पताल में मरीज और स्टाफ फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। अस्पताल से सोचिए आप, ये तस्वीरें वहीं की है। मुरैना के अंबा इलाके का इंद्रजीत का पूरा गांव चंबल नदी की चपेट में आ चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है। गांव चारों तरफ से पानी में घिर चुका है। एक गर्भवती महिला को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। हमेशा वो बाढ़ से थोड़ा प्रभावित क्षेत्र ही है। हालांकि हमारे सारे गांव में अलर्टनेस है। एक प्रेग्नेंट लेडी थी, इनको पहुंचाना था और काफ़ी मुश्किलात सामने आ रहे थे प्रतिकूल मौसम के कारण। तो एसडीआरएफ की टीम ने उनको सकुशल हॉस्पिटल पहुंचाया। तो गर्भवती महिला थी, उसका रेस्क्यू किया एसडीआरएफ की टीम ने और फिर उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। इलाज उसका किया जा रहा है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपदा प्रबंधन केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लगातार बारिश के चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। कलेक्टर से चर्चा की है। राहत बचाव काम में सख्त निर्देश दिए। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में पिछले 48 घंटों से झमाझम बारिश का दौर जारी है और लगातार हो रही बारिश से प्रदेश भर में स्थिति जो है अब बेकाबू हो रही है। और इन्हीं स्थिति का जायजा लेने होमगार्ड ऑफिस के आपदा प्रबंधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर आ पहुंचे हैं। वो यहां पर बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र में या फिर जहां जहां बारिश की क्या स्थिति है, किस तरीके का माहौल है और क्या तैयारियाँ हैं, इसका जायजा लेने सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त
होम गार्ड ऑफिस आपदा प्रबंधन क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में गुना में लगभग 9.25 इंच बारिश हुई है। 50 साल पुराना यहां पर पुल बह चुका है। एनडीआरएफ की टीम को यहां पर राहत कार्य करने के लिए बुलाया गया। यहां पर तालाब टूटने की भी जो बात है वो निकलकर सामने आई है। वहीं रायसेन की बात करें तो यहाँ भी बरेली में 6 इंच की बारिश जो है दर्ज की गई है। जो जिले भर की नदियाँ हैं वो लगभग उफान पर है। 75 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। विदिशा में भी 10 घंटे में लगभग 150 मिलीमीटर की बारिश हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते सभी स्कूलों को 30 जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। लगभग कई जिले के स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है और अगर बारिश की स्थिति लगातार ऐसी ही बनी रहे। और हम आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अभी फिलहाल 2 ट्रफ सिस्टम और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है एक्टिव है, जिसके चलते लो प्रेशर एरिया के चलते भी बारिश की संभावनाएं अभी बनती हुई नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से आपदा प्रबंधन तैयार है, इसका जायजा लेने सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंचे हैं और वो जायजा ले रहे हैं कि प्रदेश भर में अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, हालात बिगड़ते हैं तो किस तरीके से हमारी तैयारियां हैं। तो देखिए आगे क्या कुछ मौसम की अपडेट रहेगी ये भी हम आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24। गुना में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 3 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। शहर की 15 से अधिक कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी है। नानाखेड़ी इलाके की करीब 1000 घरों में पानी घुस गया है। बमोरी में 50 साल पुराना पुल ढह गया। जिला अस्पताल में पानी भर गया। प्रशासन ने सेना की मदद से 70 लोगों का रेस्क्यू किया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। अतिरिक्त वर्षा के कारण लोगों को कठिनाई हुई है, अपने घरों से कट चुके हैं। पूर्ण रूप से रेस्क्यू करके कैंप में रखा गया है। सभी के लिए खाना और पानी की व्यवस्था प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हम लोगों ने जगह जगह पर रेस्क्यू के लिए स्थान फिक्स कर लिए हैं। वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है और कुछ लोगों को शिफ्टिंग प्रारंभ भी कर दिया। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को संयम रखना पड़े। और चूंकि इस समय हमारे काफ़ी सारी क्राइसिस के बारिश को लेकर जो क्राइसिस चल रहे हैं, हम सबको मिलकर उसको फेस करना है। भारी बारिश के चलते कुआं धंसने से मलबे में दबे पति पत्नी और बेटे के शव को 27 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। यह हादसा सुबह मंगलवार की हुआ था। एक नए कुएं के धंसने से पति पत्नी और बेटा मलबे में दब गए थे और 27 घंटे बाद इनका रेस्क्यू हुआ और इनके डेड बॉडीज़ को इसके बाद निकाला गया। इसमें SDRF की टीम, पुलिस की टीम, राजस्व की टीम सभी संयुक्त रूप से भिड़े हुए थे और अभी लाश बाहर आई है। अब ये तो अलग से जांच का विषय होगा, अभी हम लोग उस तरफ पर ध्यान नहीं दिए हैं। पूछताछ पर पता चला कि इस परिवार के 3 लोग लापता हैं। तो और कुएं में एक जोड़ी चप्पल भी दिखा था। उसी मद्देनजर बिलासपुर और कोरबा जिले से रेस्क्यू टीम भी आई हुई थी। प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, सभी ने कल 12 बजे से लगभग 26 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अभी कुछ देर पहले ही तीनों मृतकों को सब बरामद हुआ है। केशकाल में नेशनल हाईवे 30 की हालत इन दिनों बदतर हो गई है। सड़क पर हुए गड्ढे आम लोगों और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गए। इसे लेकर कांग्रेस ने हंगामेदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने नगर में रैली निकाली, जिसके बाद पानी से भरे गड्ढों में लेटकर प्रदर्शन किया। तो वहीं महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सड़क पर रोपा लगाकर शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की। केशकाल शहर में NH रोड पर जो है कुछ गड्ढे हो गए हैं और जिसके लिए कांग्रेस द्वारा जो है कल ज्ञापन सौंपा गया था और उसके पश्चात आज प्रदर्शन भी किया गया है। NH विभाग द्वारा लगातार उस पर जो है GSB मटेरियल भरवाने और प्लेन करने का भी कार्य किया जा रहा है। चूँकि अभी बरसात है तो BT वर्क किया जाना उचित नहीं होगा। जैसे ही बरसात ख़त्म होगी तो उसके बाद GSB मटेरियल के साथ साथ BT वर्क भी किया जाएगा ताकि रोड का मरम्मत जो है वो जल्दी पूर्ण किया जा सके।
समग्र शिक्षा विभाग द्वारा जैम पोर्टल के जरिए 1500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लेन देन को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई है। कांग्रेस का आरोप है कि ठेका कंपनी से नियुक्तियों के नाम पर पैसे लिए हैं और पैसे के लेन देन का आरोप नहीं लगाने का शपथ पत्र भरवाया है। इसके अलावा नियुक्ति की सारी प्रक्रिया 4 दिन के अंदर निपटा ली गई है। मामले में कांग्रेस और एनएसयूआई ने पिछले दिनों व्यापम और समग्र शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया था। इस समग्र शिक्षा विभाग में बकायदा स्टाम्प पेपर में ये लिख लिया, मतलब लिखकर मंगाया जाता है कि इसमें भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। स्पष्ट रूप से इस भर्ती में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी नुमाइंदों का हिस्सेदारी है। इस पे भी जांच होनी चाहिए। 1507 पदों में जैम पोर्टल के माध्यम से भर्ती की जाती 6 कंपनियां हैं जो कि डमी कंपनियां हैं। उनके बहाने भर्ती प्रक्रिया चालू की जाती। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया सिर्फ 4 दिन निपटा दी जाती है। एक छात्रों से 3 से 4 लाख रुपए प्रति छात्रों से लेकर ये भर्ती किया गया है। इस मामले में उस समग्र शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे, उसके बाद मंत्री जी का घेराव करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में पुतला जलाया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा जब तक उन छात्रों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता। युक्तिकरण में तो अपील की तो जगह है, कमिश्नर के लेवल पे अपील होगी और उस पर लोग जा रहे हैं। और ये तो युक्तिकरण में जो नियम है उसके तहत होगा और अगर वो नियम के तहत नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर कोई दोषी हो तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। रायपुर में जिला पंचायत की बैठक में जिला पंचायत सदस्य यशवंत साहू एक अनोखे अंदाज में पहुंचे। मैं किसान हूं, परेशान हूं लिखा हुआ कुर्ता पहनकर बैनर लेकर साइकिल पर ये कलेक्ट्रेट पहुंचे रेड क्रॉस सोसाइटी सभागृह में। बैठक चल रही थी। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों की परेशानी को नज़रअंदाज कर रही है। खाद बीज की व्यवस्था है नहीं, किसान परेशान है, लेकिन सरकार कह रही है कि व्यवस्था है। सरकार जो है किसानों के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। खाद और डीएपी की इतनी ज़बरदस्त शॉर्टेज है, बिल्कुल आपूर्ति करने में नाकाम हो चुकी है सरकार। और लगातार विधानसभा में जिस तरीके से झूठे आंकड़े पेश कर रही है कि यहाँ पर किसी प्रकार की आपूर्ति की कमी नहीं है, तो उनका एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आज सरकार को यह निवेदन करने आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय जी को, कि आप देखिए ये सरकार, ये बहुत गंभीर मामला है। शिक्षा विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, महिला बाल विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई और स्कूलों में जो समस्याएं, जर्जर भवनों को लेकर जो चिंता थी उस पर एक निर्देश अभी हो जाएगा कि जितने भी हमारे ज़िले में जर्जर भवन हैं उन सभी की एक सूची बना के उसको जल्दी से जल्दी डिस्मेंटल किया जाए। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन बड़ा खास और रोचक रहा। एक तरफ प्रदेश विकास के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया तो दूसरी ओर सदन में संस्कृत भाषा की गूंज सुनाई दी। इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ जब सवाल और जवाब दोनों ही संस्कृत भाषा में हुए। ध्यानाकर्षण प्रस्तुत करते हुए बीजेपी के विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने अपनी सूचना संस्कृत भाषा में पढ़ी। अभिलाष पांडे ने ध्यानाकर्षण में प्रदेश के संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन का मामला उठाया। विधायक ने कहा कि स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षण संस्थानों में से लेकर सीमित संसाधन है। स्टूडेंट की रुचि भी इसमें घटती जा रही है। स्कूलों में संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाए, साथ ही शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाए। बात यहीं तक होती तब बात तब भी ठीक थी। इसका जवाब स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने संस्कृत भाषा में दी। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि विधायक इसकी सूचना संस्कृत भाषा में ही सदन में पढ़ेंगे, नहीं तो वो भी पूरी तैयारी से आते। ये सुनकर विधायकों ने मेज थपथपा कर उनकी सराहना की। इसके बाद प्रदेश में संस्कृत भाषा को लेकर शिक्षकों का वर्तमान आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेशस्यान् ये अपि संस्कृत दृष्टाय मध्यस्य राज्यस्य संस्कृत भाषाया संरक्षणाय संवर्धनाय च। हिंदी में दिया है उनने, यहाँ पर संस्कृत में पढ़ रहे हैं, आप जवाब हिंदी में दीजिए। अश्याम विधानसभायाम ऐसा देवभाषा संस्कृत है, स्वाभाविक रूप से उस पर सदन में चर्चा हुई, हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं तो अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि आमतौर पर ध्यानाकर्षण लगने से मंत्री को लगता है कि ये कैसे लग गया, लेकिन इस ध्यानाकर्षण लगने से मुझे खुशी हुई। कम से कम हमारी वेद भाषा देवभाषा के बारे में चर्चा हुई। देखिए, आज संस्कृत विषय को लेकर मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में संस्कृत भाषा में ही ध्यानाकर्षण लगाया। सरकार के मंत्री ने भी शुरुआती दौर पर संस्कृत में ही उसका जवाब दिया। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली घटना है।
और जिस तरह से सरकार ने अपना गंभीरता के साथ उस विषय को रखा है, मैं मध्य प्रदेश सरकार का इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि वो संस्कृत को लेकर गंभीर भी हैं और इस दिशा पर गंभीरता से काम भी। और संस्कृत विद्यालय कितने हैं ये आपको भी मालूम, पूरी जनता को मालूम है कि मध्य प्रदेश में कितने विद्यालय चल रहे हैं। सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो संस्कृत विद्यालय को संचालित करें और संस्कृत सिखाएं लोगों को, और संस्कृत से रोजगार भी मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। पर आप करें तो उस पर काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को 2356.80 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस महत्वपूर्ण बजट को सदन में पेश किया। विभिन्न प्रमुख विभागों को अतिरिक्त वित्तीय आवंटन किया गया है। ये बजट राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, आपदा राहत काम में तेजी लाने, पुलिस व्यवस्था को और ठीक करने, तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। कांग्रेस किसी भी तरह के आरोप लगा सकती है, और कांग्रेस जो आरोप लगाती है वो कांग्रेस अपने आप को देखे। कांग्रेस की सरकार जब थी तब इस प्रदेश में सड़क में गड्ढों के चुनाव हुए, सड़क, पानी और बिजली को, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारा डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह का जो बजट अभी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने रखा है, ये मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट है। लगातार प्रति साल कहीं ना कहीं किसान की फसल में कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। हमें उम्मीद थी कि शायद अनुपूरक बजट में, क्योंकि इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है अति वर्षा से, कुछ ना कुछ उल्लेख इसका करेंगे माननीय वित्त मंत्री जी, लेकिन इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है, जिससे हम मान सकते हैं कि जो अनुपूरक बजट पेश हुई है पूर्ण रूप से विफल है और इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे में कार्यक्रम में शामिल हुए। दौरे से पहले दिन उन्होंने खंडवा में ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने नर्मदा पूजन भी किया। इसके बाद उन्होंने माहेश्वर मंदिर में दर्शन किए। लक्ष्मी राजवाड़े दूसरे दिन उज्जैन पहुंची और महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुई और उसके बाद काल भैरव मंदिर में भी दर्शन किए। इंदौर में आयोजित दिव्यांग बच्चों के 5 दिवसीय स्वावलंबन शिविर में सम्मिलित हुई। मैंने उन्हें विभिन्न विधाओं में पारंगत होते देखा और अलग अलग वस्तुओं को बनाते देख अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने श्री ओमकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर दर्शन भी किए और भस्म आरती में सम्मिलित होकर अद्भुत शक्ति का अनुभव किया और अपने राज्यवासियों की सुख व समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश में कितने बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, ये जानकारी सरकार के पास नहीं है। ये खुलासा तब हुआ जब विधानसभा में बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे के सवाल पर जवाब सामने आया। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलों में एसटीएफ का गठन किया गया है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, दस्तावेजों की जाँच हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है कि उन्होंने सभी अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और साथ ही यदि कहीं पर इस प्रकार की कुछ चीज़ें दिखती हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसलिए सरकार ने जवाब दिया है कि उसकी जांच चल रही है और जल्दी उसकी रिपोर्ट भी हम सबको सौंपने वाले हैं। सरकार के पास सब जानकारी है, लेकिन सरकार राजनीति के रूप से हर मुद्दे को देखती है। कब बांग्लादेश के लोगों से वोट डलवाना है और कब बांग्लादेश के लोगों को भगाना है, ये केंद्र सरकार अच्छी तरह जानती है। केंद्र में इनकी सरकार है, भोपाल में इनकी सरकार है, फिर बांग्लादेशी को पकड़ने में इनको कौन रहा है इनको? सिवनी जिले के केवलारी और उगली विकासखंड में रेत माफिया ने जंगल के बीच लगभग 1 दर्जन से अधिक रेत के अलग अलग भंडारण बनाए हुए हैं। और जानकारी के मुताबिक रेत माफिया के द्वारा राजस्व भूमि और वन भूमि के हजारों डंप पर रेत का भंडारण किया गया। खनिज विभाग ने मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसके उस तरफ नदी है, नदी से ट्रालियों के जरिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यहाँ डंप की गई है। इसकी हमने कई बार शिकायत की है। ये इतना जो लगभग हजारों डंपर का यहाँ पे मोहरियान में, किसानी मोहरियान में डंप लगा है, इसकी भी जब्ती विधायक जी खुद ही आए और खुद ही विधायक जी ने बोले, ये माइनिंग का अधिकारी मिलकर के और विधायक जी के कहने पर भी इन लोगों ने कुछ सुना नहीं गया। मतलब ज़्यादा परेशानी तो वाटर लेवल से है सर, क्योंकि जितनी रेत निकलती जा रही है वाटर लेवल कम हो रहा है
और ऐसा एक ये तो बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा, इससे कई गुना रेत यहाँ से ढोई जा चुकी। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। इस संबंध में पहले भी कुछ प्रश्न उठे थे, तो मैंने माइनिंग अफसर से क्लियर किया था। तो 3-4 जगह उन्हें 3-4 गाँव में अनुमति है उन्हें डंप करने की। कि वास्तविक स्थिति क्या है, यदि लगता है कि गंभीर स्थिति है तो तुरंत कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा। दुर्ग में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 2 नन और एक युवक की जमानत याचिका खारिज हो गई। दुर्ग रेलवे स्टेशन से पकड़ी गई नन प्रीति मैरी, वंदना फ्रांसिस और युवक सुखमण मंडावी के जमानत की याचिका को चतुर्थ FTSC कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। फिर जज साहब ने एक लाइन में बोला कि मुझे ये बेल सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये NI एक्ट में आता है और इसका जो कोर्ट है वो बिलासपुर में है। वो पुलिस वाले को बोला कि 15 दिन का समय आपके पास, आप लोग केंद्र सरकार से इसमें मंजूरी लीजिए और इस सारे मामले को बिलासपुर का जो कोर्ट है NI कोर्ट वहां पर करिए। तो इसका मतलब यह है कि अभी नन लोग को जेल में रहना पड़ेगा। गुना पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद से चल रही एक ठगी का खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक अरुण थाना क्षेत्र के एक युवक को रीना सोनी नाम की एक फर्जी फेसबुक ID से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। बातचीत शुरू हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गया। लड़की की आवाज़ में बात करने वाला ठग विश्वास जीतता गया। फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया गया, युवक को आपत्तिजनक हालत में लाकर वीडियो रिकॉर्ड किया गया, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी गई और इसी तरह उस युवक के एक रिश्तेदार को भी फंसा दिया गया। अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी देवानंद प्रजापति इंदौर का रहने वाला है। उसके पास से 5,000 रुपये ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया। एक फरियादी थाना आकर के उसने ये रिपोर्ट करी थी कि मेरी किसी रीना सोनी नाम की लड़की से फेसबुक पे बात हो रही थी। तो इसी बीच इनके बीच में कुछ अश्लील वीडियोस शेयर हुए थे। इसने करीब 50,000 रुपये की डिमांड करी थी और जिसमें से 10,000 रुपये इसने 8 भी लिए थे। एक फेक ID थी जिसको साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ किया गया था। दौर से हमने जो मुख्य आरोपी है इसका दीपक प्रजापति, हमने उसको गिरफ्तार भी किया है। इसके पास से नगद 5,000 रुपये बरामद भी कर लिए थे। जबलपुर की रहने वाली एक महिला को सिर्फ मुचलके की राशि नहीं चुका पाने के चलते 5.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विद्याबाई को 2014 में अपने पति की हत्या के मामले में दोषी बताया गया और 10,000 रुपये की जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से महिला बंदी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, फैसला सुनाया, सज़ा को निलंबित कर दिया। साथ ही 70,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत रिहा करने के आदेश दे दिए। विद्या ने जैसे तैसे 10,000 तो चुका लिए, लेकिन बाकी जो पैसे थे वो जमा नहीं कर सकी। लेकिन इसी के चलते वो 5.5 साल तक जेल में थी। इसको जमानत भरवाने के लिए कोई इसका था नहीं, तो जैसा कि उसने अपना आवेदन दिया, हमने लीगल एड के माध्यम से माननीय न्यायालय को ये अवगत कराया कि सर इसका कोई है नहीं। तो माननीय न्यायालय ने उसे फिर निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए, तदनुसार उसको रिहा किया। रायपुर में आज नगर निगम ने अवैध कॉलोनी, अवैध प्लॉटिंग, निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। न्यू संतोषी नगर, बोरिया खुर्द, जहां बिना अनुमति अवैध रूप से बनाए गए 16 2 मंजिला मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कमल विहार के सामने, दुर्गा विहार के पास शहर के बड़े बिल्डर वॉलफोर्ड ग्रुप के पंकज लाहौटी के 5 एकड़ के अवैध प्रोजेक्ट पर कार्रवाई की गई। कटनी जिले के चिरहुला गांव के ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों से खेत तक पहुंच गया। हुआ ये कि वन विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन ये कर रहे थे। ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाया कि मंगलवार को विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के बारिश के मौसम में खेतों में JCB चलवा दी। 20 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई, कीमत इसकी लाखों में है। अब किसान कीचड़ में उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमको उजाड़ दिया गया, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, बेसहारा हो गए हम लोग। खड़े रहेंगे यहीं, अब जान दे देंगे, क्या करेंगे। अब हमारा कुछ नहीं बचा है सर। हमारी जगह छोड़ा लिया, पूरा धान आन बह रहे, हमने पे खेती करो, हमने पेट काट के खेती करो, हमने धान बल्लाए, पूरा घर गिरा गए, पूरा कुगा गिरा गए हमारो, और मारपीट कर रहे हैं। इतना मौत देंगे, इतना फांसी लगा के मरेंगे। हमने 1 तारीख को हम लोग विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और इन गरीबों को
तब तक न्याय नहीं मिलता जब तक लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी, चाहे यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन करना पड़े। ये हमारे तमाम साथी इसी तरीके से तैयार है। तो अभी बेसिकली इसका एक सर्वे, एक प्रोसेस की जा रही है, जिसके अंदर जो भी उनके कागज़ है उनकी जांच की जा रही है, उनसे मांगे जा रहे हैं, वो कागज़ उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो जो भी हम कार्रवाई करेंगे, अभी कोई कार्रवाई वाला जो काम होगा वो पहले इस पूरी प्रोसेस के बाद में होगा और पूरा सोच समझ के। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ द्वारा चलाया जा रहा 3 दिवसीय धरना आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। कई जगह बारिश के बावजूद अपनी मांगों को लेकर संघ के लोग डटे रहे। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोंडागांव, गरियाबंद, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव, जगदलपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में रसोइया संघ मानदेय में 50% वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत सरकार बनाने के बाद 100 दिन के अंदर मानदेय में 50% बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन आज 17 माह के बाद भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई। वाड्रफनगर विकासखंड के प्राथमिक शाला चरचरी में बच्चों की थाली से सब्जी गायब है। सरकार मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार देने का दावा तो करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही। खाने के नाम पर केवल दाल चावल दिया जा रहा है। कई बच्चों को तो केवल चावल मिल रहा है, सब्जी भी नहीं मिल रही है। और जो जिम्मेदार हैं वो एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। भारतीय स्व सहायता समूह के द्वारा जो है प्राथमिक शाला चरचरी में मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा है, और जैसा कि आप लोग फोटो दिखा रहे हैं, खेत का विषय है। तत्काल जो है अपन संज्ञान में लिए हैं। हेडमास्टर और जो भारतीय स्व सहायता समूह है उसको निर्देशित करेंगे, जांच करेंगे और कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में सरकार एक बार फिर से पोषण आहार वितरण का काम महिला स्व सहायता समूह के हाथों में सौंपने जा रही है, लेकिन रेडी टू ईट फूड सप्लाई को लेकर सियासत के बीच बस्तर जिले में कुपोषण की समस्या भी जस की तस है। बच्चों को दिए जाने वाला पोषण आहार गुणवत्ता के मानकों पर बार बार फेल होता है। सवाल इसलिए उठते हैं, ऐसे में एक बार फिर से कुपोषण दूर करने के लिए आहार में पोषक तत्वों को बढ़ाने की बात हो रही है। अधिकारियों का दावा है कि ज़्यादा मुश्किल चतुर्थ श्रेणी बच्चों को लेकर रहती है, क्योंकि कुपोषण नियमित पोषण न मिलने के चलते पनपता है। बात करें बस्तर की तो चतुर्थ श्रेणी में कुपोषित बच्चों की संख्या 17% है। एनआरसी में लाकर बेहतर स्वास्थ्य दिए जाने की आवश्यकता है। कुपोषण का स्तर तो हम लोग हर महीने हर बच्चे का वजन लेते हैं, ऊंचाई मापते हैं, तो आंगनबाड़ी स्तर पे तो चलता ही रहता है। वो हमारा बहुत ज़्यादा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेजिंग मशीन है वहाँ तो ऊंचाई के अनुसार भी बता देता है कि कितना क्या पोजीशन है। और हर महीने हम लोग जो इसके साथ साथ VHSND भी करते हैं, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा भी देते हैं। घर घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विजिट भी करती है। गांव में जैसे बच्चे वाली माँ है, डिलीवरी हो गई है, अधिकतर बच्चे को छोड़ के काम पे चले जाते हैं। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है, उनके पेरेंट्स लोगों को कन्विंस करना कि चलिए एनआरसी चलिए, उनको थोड़ा सा 15 दिन जो हमारे मतलब अस्पताल में रखते हैं, माँ और बच्चे मतलब बच्चे का देखभाल, खान पान, उनके जो भी है डॉक्टर जो देखते हैं वो, और जाने में थोड़ा दिक्कत है, जो हितग्राही पास सुविधा है वो चले जाते हैं। सड़कों में लगातार हो रहे गौवंशों की मौत और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब बिलासपुर जिला प्रशासन एक्शन में है। जिले में धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब हादसे के लिए सीधे मवेशी मालिक जिम्मेदार होंगे। पशु मालिकों पर जुर्माना और सजा की कार्रवाई भी की जाएगी। जिले में बीते 15 दिनों के भीतर 50 से ज़्यादा गौवंश सड़क हादसे का शिकार हो चुके हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन से शपथ पत्र के साथ जवाब भी मांगा है। इधर पुलिस ने भी गौवंशों की जान बचाने के लिए रेडियम बेल्ट वितरण का अभियान शुरू किया, ताकि सड़कों में मवेशियों को दुर्घटना से बचाया जा सके। रायपुर के सूदखोर तोमर बंधुओं की बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने तोमर बंधुओं के मकान में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। तोमर बंधुओं पर सूदखोरी के जरिए अवैध संपत्ति बनाने के आरोप में अपराध दर्ज है। प्रशासन की इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कानून से ऊपर प्रशासन नहीं है। सरगुजा में महादेव सट्टा ऐप के संचालन में आरक्षक के शामिल होने के आरोपों की जांच संभाग के 2 जिलों की पुलिस शुरू कर चुकी है। एक वीडियो जारी कर आरक्षक प्रवीण सिंह पर महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने के
कई गंभीर आरोप लगाए हैं एक युवक के द्वारा, जिसमें तारीख का भी उल्लेख किया गया। उस दौरान आरक्षक अंबिकापुर में ही पदस्थ था और वहीं किराए के मकान में सट्टा संचालित करने का आरोप उस पर है। मैं सत्यम केसरी, निवासी सत्तीपार अंबिकापुर। मैं ये वीडियो कोई भी सट्टा हो, चाहे महादेव ऐप हो, चाहे कोई और भी सट्टा हो, नया नया और सुन रहे हैं क्या क्या शुरू हुआ है, सब बंद होना चाहिए। लोगों की गाड़ी कमाई का किस प्रकार से बंदरबांट होता है, कई लोग का जान चला जाता है, उनका घर उजड़ जाता है, ये सब बंद होना चाहिए। जिसका जहाँ भी समस्या, जहाँ का भी शिकायत आ रहा है, शासन प्रशासन को तुरंत उस पर कार्रवाई करना चाहिए। व्यक्ति जो है वो पुलिस विभाग का एक आरक्षक है और साथ में उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे जो लोग महादेव सट्टा ऐप में लिप्त थे। गंभीर मामला है, इसको देखते हुए हम लोगों ने इसमें जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक जो है सरगुजा को बताया है और उन्होंने भी एक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। इसकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। रतलाम और मुरैना से दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश के चलते स्कूल की हालत ख़राब हो चुकी है। रतलाम में ग्राम दंडोतिया के सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। छात्र बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं और ग्रामीण स्कूलों की मांग कर रहे हैं। मुरैना की तस्वीर है रामपुर कला की। सरकारी स्कूल की दीवार अचानक से गिर गई। हालांकि देर रात घटना हुई, लेकिन उस वक्त कोई मौजूद नहीं था तो जनहानि हुई नहीं। विकास के तमाम दावों के बीच सतना से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। ग्राम पंचायत पूर्वा के उसर हाई टोला में 15 साल के कोल आदिवासी लड़के के कुएं में डूबने से मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना था, लेकिन गांव तक सड़क नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं आ सकी। ऐसे में चारपाई पर डेड बॉडी को लेकर 1 किलोमीटर तक कीचड़ भरे रास्ते में ये लोग वहाँ से गुजरे। पुलिस को सूचना दी गई। गाँव में न एम्बुलेंस पहुँच पाई, नहीं कोई सरकारी वाहन। बड़ी बुरी स्थिति है। यहाँ पूर्वा पंचायत में अभी 2-3 घंटे पहले घटना हुई। एक 15-16 साल का बच्चा कुएं में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। हमने पुलिस प्रशासन को, माननीय तहसीलदार महोदय को अवगत कराया। हमारे कोटी थाना प्रभारी मौके पर तुरंत आए और वो कई बार प्रयास किए एम्बुलेंस के लिए। और आज ये दुर्दशा कि शायद आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ घुटनों तक पानी में अगर कोई मर जाता है, बीमार होता है, तो इन लोगों को ना तो रास्ता है, ना तो बिजली है, ना पानी है। रायपुर में एक और जगह की कमी के चलते मेकाहारा और जिला अस्पताल में मरीजों को जमीन पर लेटा कर इलाज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों की लागत से तैयार हमर अस्पताल साल भर से वीरान है। इसका उद्घाटन 40 लाख की लागत से तैयार किया गया था। मुख्यमंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 2024 में इसका उद्घाटन भी किया था, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। राजधानी रायपुर में आपको स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही दिखा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमर क्लिनिक है और ये स्थानीय लोगों के इलाज के लिए बनाई गई थी, उनकी मेडिकल चेकअप के लिए बनाई गई थी। सबसे बड़ी बात, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका लोकार्पण खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 1 साल पहले किया था। 1 साल बाद हालत क्या है आप देखिए कि इस परिसर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, गाय मवेशी यहाँ पर घूमते हैं। तारीख आप अगर इस बोर्ड की देखें, ध्यान दें तो लोकार्पण की पूरी डिटेल दी हुई है। 25 लाख रुपए उस समय इस पर खर्चा किए गए थे, उसके बाद अलग से 12 लाख रुपए और खर्चा किए गए थे। तारीख आप देखिए 13 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। और आपको बता दें तब से ये वैसे ही कंडम हालत इसकी होते जा रही है। पहले आपको दिखा दें कि देखिए मवेशी अंदर आते हैं, गंदगी आप देखिए, और ये पूरे समय खुला पड़ा रहता है, कोई यहाँ देखभाल करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये अभी तक शुरुआत इसकी नहीं हुई है। कचरा डंप करने के साथ साथ नशेड़ियों के ये काम आ रहा है। बहुत ही आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ पर है। आप देखिए गोबर जगह जगह फैला हुआ है और काफ़ी गंदगी है यहाँ पर, जबकि इसका अभी तक शुरुआत भी नहीं हो पाई है, इलाज भी शुरू नहीं हो पाया। देखिए सीपेज भी यहाँ आने लग गया 1 साल के अंदर। ये नई बिल्डिंग जो है ये शुरू अभी हुई भी नहीं है, यहाँ पर जो है सीपेज आने लग गया है। अंदर आपको लेके चलते हैं। ये पूरी जगह जो है धीरे धीरे अब जो है कंडम होते जा रही है, चोरों के भेंट चढ़ते जा रही है। कुछ यहाँ पर देखिए वॉश बेसिन का भी नल
ये देखिए अब यहाँ से नल चोरी हो चुका है, नल चोरी हो गया। धीरे धीरे अब ये चोरों के भेंट चढ़ते जाएगा और 1 साल हो चुका है आपको बता दें, मगर अभी तक इस पर इलाज शुरू नहीं हुआ। अम्बेडकर अस्पताल आप जाइए, पंडित जिला अस्पताल जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग ज़मीन पर सो रहे हैं, इलाज शुरू नहीं हो, लोगों को नहीं मिल पाता। और यहाँ पर देखिए ये तमाम नल और अन्य चीज़ जो है वो सब चोरी हो चुका है, बेसिन सड़ने लग गया है। देखिए यहाँ भी देखिए अब सामान यहाँ का चोरी हो गया है। गंदे गंदे लड़के लोग भी रहते हैं ऊपर में, और बस यहाँ माहौल ख़राब बस हो रहा है। हम लोग को हॉस्पिटल के लिए दूसरे वार्ड के जिला अस्पताल जो ऐसे बना है हमारा अस्पताल, वहाँ जाना पड़ता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जानवर भी घुस जाते हैं, कोई लोग सामान ला के रख देते हैं, लड़के लोग घुस जाते हैं, कोई भी आना जाना करता है। तो तैयार हो चुका है लेकिन अभी वो उद्घाटन ही नहीं हुआ है। और यहाँ पर का मतलब अगर खुल जाता है तो सुविधा बहुत सारा है, बस्ती वालों को फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने इसका डिजिटल लोकार्पण तो कर दिया है, लेकिन अफसरों की मेहरबानी से इसका आज तक ज़मीनी रूप से लोकार्पण नहीं हो पाया है। 1 साल बाद भी लोगों को इस अस्पताल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मवेशियों का, जानवरों का और नशेड़ियों का ये अड्डा बना हुआ है। जबकि अगर ये अस्पताल शुरू होता है तो मेकाहारा जिला अस्पताल, कई अस्पतालों का लोड कम होगा, लोगों का पैसा भी काफ़ी बचेगा और स्वास्थ्य सुविधाएँ घर के पास ही मिलेंगी। कैमरामैन धर्म साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। रायपुर में एक बार फिर से IBC 24 की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर की फैक्ट्री में दबिश दी, जहां भारी गंदगी के बीच सस्ते तेल मिल्क पाउडर को मिलाकर एक एनालॉग बनाया जा रहा था, जिसे पनीर के नाम पर बेचा जा रहा था। फैक्ट्री मुरैना के हुकुमचंद बंसल और उनके बेटे अंकुर बंसल द्वारा संचालित की जा रही थी, जो पहले भी नकली पनीर बनाते 2 बार पकड़े जा चुके हैं। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गंदे पानी और बर्फ में रखा हुआ लगभग 700 किलो पनीर, इतना ही मिल्क पाउडर, तेल के टीन, एसिड के डिब्बे बरामद किए गए। सभी कर्मचारी फैक्ट्री के मुरैना के हैं। बताया जा रहा है कि एक बार सैंपल फेल होने के बाद भी फैक्ट्री संचालित थी। जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। ठीक दिवाली के पहले हमने एक नकली पनीर की फैक्ट्री की खबर दिखाई थी। एनालॉग पनीर, जिसे सिंथेटिक पनीर कहा जाता है और जो दूध के पनीर के नाम पे बेचा जाता है, लेकिन बनाया तेल से जाता है। तो फिर से वही शख्स हमें मिले हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुमचंद बंसल है। ये पनीर आप फिर बना रहे हैं यहाँ पर? पनीर हम बना रहे हैं, अपना ये धंधा है। लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि नकली पनीर नहीं है। ये क्या है, जैसे पनीर मैं आपको बताऊं, जैसे जूस होता है जूस। लेकिन एक बात बताइए, आप जो बेचते हैं पनीर के नाम से बेचते हैं ना? मेरी बात तो सुनो। अच्छा, पनीर के नाम से बेचते हैं? पनीर के नाम से बेचते हैं, मेरी बात तो सुनो। कहने तो मेरा सवाल सुनिएगा पहले। पनीर के नाम से बेचते हैं लेकिन अपने चला रहे हैं, मुझे बोलने दो। आप बताइएगा ना, मैं जो मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए। पनीर के नाम से बेचते हैं, पनीर है ये। ये बनता किससे है? ये बनता है मिल्क पाउडर और जो फैट लगती है ऑयल, तेल मान लो, ऑयल मान लो, तेल। हाँ अब लेकिन लेकिन जब पब्लिक इसे खरीदती है वो तो दूध का पनीर समझ के खरीदती है। बताओ, ये दूध का पाउडर क्या है, मिल्क पाउडर मैं आपको बताऊं। जैसे अपन सफ़र करते हैं शताब्दी में, प्लेन में, तो अपन को चाय पीते हैं ना, चाय में अपन को। आप मेरे को एक बात बताइए, आप दूध डेयरी से या घर में पनीर बनाएंगे 100% दूध से बना रहेगा? 100% कैसे रहेगा? अच्छा एक बात बताइए, 100 किलो पनीर में कितना तेल मिलता है? ये ड्राई है, जिसमें 3-4 किलो लाते हैं। रहता है ना, तेल रहता है ना। एक पीपा तेल आप तो कम से कम डालते हैं, हम लोग देखे। 100 किलो नहीं लगता, वो तो 500 किलो लगता है एक पीपा। हाँ, तेल मिलता है। जो खा रहा है ग्राहक, उसे तो पता ही नहीं रहता कि ये तो जलेबी, अपन मिठाई भी खा रहे हैं, जलेबी खाते हैं, मिठाई खाते हैं ना। वो आप उसको छोड़िए, आप अपने प्रोडक्ट की बात कीजिए। हाँ है, खाते हैं। देखिए यही हो रहा है, यही खबर हम बार बार दिखाते हैं कि लोग दूध का पनीर सोचकर जिसे खाते हैं वो तेल मिला हुआ रहता है। और ऐसे पैकेट आपको बस स्टैंड पे, रेलवे पे आपको जगह जगह दिख जाएंगे। देखिए यही बात है कि रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से नकली पनीर बेचा जा रहा है। दूध का पनीर बताकर खुलेआम काम चल रहा है। इसके पहले भी बिरगांव में, भनपुरी में, गुड़ियारी में 3-4 जगह जो फैक्ट्रियां जहां पर रेड हुई थी, वो फैक्ट्रियां फिर से चालू हो गई हैं। रायपुर में अभी भी पनीर की फैक्ट्रियां चल रही हैं। खाद्य विभाग पता नहीं किस प्रकार से कार्रवाई करता है। वो फैक्ट्रियां सील होती है, फिर खुलती है, फिर सील होती है, फिर सील होती है, और लोग जो है नकली पनीर खाते जाते हैं। कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। रायपुर जो है पूरा गढ़ बन चुका है। जो मुरैना से जो कार्रवाई हुई थी, जो नकली और मिलावटी सामान बनाने वालों पर जो रसूखा लगा था, वो जो है तो सब लोग माइग्रेट करके आके छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। नकली पनीर, नकली खोवा, तमाम चीज़ें बना रहे हैं और उनको वरद हस्त प्राप्त है राजधानी के और प्रदेश के कुछ खाद्य अधिकारियों का।
देखते हैं इस पे अधिकारियों में बदलाव हुआ है, कंट्रोलर से लेकर सचिव तक बदले हैं, आगे इस पे कोई सख्त कार्रवाई होती है या ऐसे ही ये भर्राशाही चलती रहेगी। कैमरामैन धर्म साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। छत्तीसगढ़ को रेलवे ने एक और सौगात दी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दादापारा बिलासपुर और दगोरी निपनिया के बीच चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति मिली है। रेलवे बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दी है। चौथी रेल लाइन परियोजना ने SECR में यात्री सुविधा के साथ ट्रेनों की परिचालन को तो गति मिलेगी, साथ ही हावड़ा मुंबई जैसी हाई डेंसिटी रूट पर रेलवे का नेटवर्क भी बढ़ेगा। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक की तस्वीर जल्द बदल सकती है। लोगों को परेशानियों का जल्द ही निराकरण हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में बनी समिति अब खुद मैदान में उतरेगी और शहर की सड़कों पर 16 ट्रैफिक हॉटस्पॉट का निरीक्षण करेगी और फिर पुलिस अधिकारियों से सुधार को लेकर चर्चा होगी। पिछले 10 दिन से हम लगातार उन एजेंसियों से समन्वय कर रहे हैं जो इन रोडों का स्पॉट का रखरखाव करते हैं। तो उसमें माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से बैठक भी कराई गई है। उन विजिटों के दौरान उन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए कि क्या और करना चाहिए उस पर भी निर्देशित कराया है और जो तत्कालिक काम है वो सभी ने लगभग पूरा कर लिया है। दीर्घकालीन की योजनाएं अभी सैंक्शन के लिए आगे प्रेषित किए हैं। इंदौर में सड़क हादसों के लिए चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त सड़क सुरक्षा समिति ने नाराजगी जताई है। अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर प्रशासन को कहा कि केवल चालान और सख्ती दुर्घटना से नहीं रुकेगी, इसके लिए इंजीनियर स्तर पर स्थायी सुधार जरूरी है। साल 2022 में शहर में 32 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, केवल 16 जगह सुधार किए गए, बाकी 15 जगहों पर हादसा होता रहा, कोई कदम उठाया नहीं गया। इसके साथ साथ जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उन सभी में 100% उनका रिमूवल कर दिया जाए और जहां पर शॉर्ट टर्म हम लोगों को कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस उसमें लगाने हैं वो लगा लिए जाएं। अगर कहीं पर लॉन्ग टर्म की आवश्यकता है तो उनको भी हम लोग एकोमोडेट करें। और हमारे टोटल 31 ब्लैक स्पॉट हैं जो अभी तक चिन्हांकित हुए हैं पूरे ज़िले भर में। उनमें से 5 को छोड़कर बाकी जगहों पर जो शॉर्ट टर्म है उस तरीके के हम लोगों ने इंटरवेंशंस किए हैं। भिलाई में बुधवार से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा शुरू हो गई है। कथा के पहले ही दिन कथा सुनने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान वन विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रामसेवक पैकरा, पूर्व मंत्री पूनम चंद्राकर, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह, उनकी बड़ी बहन ईला कलचुरी, रेणु सिंह समेत उनका पूरा परिवार कथा सुनने पहुंचा। कथास्थल पर बनाए गए 5 डूम शीट सुबह से ही भर गए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता थी। सावन के महीने में भिलाई शहर जहां एक तरफ शिवमय है, शुक्रवार से श्री राधा कृष्ण मंदिर नेहरू नगर में शुरू होने वाली हरिहर कथा में शिव और हरि का मिलन भी नजर आएगा। दोपहर 3 बजे से रोजाना कथावाचक चैतन्य मीरा भागवत कथा करेंगी और श्री बांके बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय रुंगटा, मास्टर बंशी अग्रवाल ने बताया कि सावन के महीने में शिव और विष्णु की कथा का अलग ही महत्व है। कथा का आयोजन 31 जुलाई से 6 अगस्त तक जारी रहेगा और 6 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। चैतन्य मीरा जी के द्वारा ये कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कथा का पाठन किया जा रहा है। कल से ये कथा प्रारंभ हो रही जो 6 अगस्त तक चलेगी। पूरी व्यवस्था है, या रोज हम स्वल्पाहार की व्यवस्था है। जो 6 तारीख को जो समापन है उसके बाद भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन है। ये आयोजन जो है श्री बांके बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री संजय रुंगटा जी ने भी आपको बताया। इस कथा का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा कि ये जो बहुत ही सहज सरल भाषा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में छतरपुर की एक मुस्लिम युवती ने इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया और उसे नया नाम मिला शिफा राइन से युवती अब शानवी वर्मा बन गई है। शानवी ने छतरपुर के ही राहुल वर्मा नाम के युवक से मंदिर में शादी भी की
और शादी से पहले महादेवगढ़ मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अश्विनी खेड़े ने शिफा से प्रायश्चित हवन भी करवाया, 7 फेरे लिए। और उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर महादेवगढ़ मंदिर के बारे में उसने सुना था, इसीलिए आकर अपनी इच्छा से उसने सनातन धर्म अपनाया है और शादी भी की है। यही यहाँ पे मतलब देवी देवताओं मतलब महिलाओं को काफ़ी सम्मान किया जाता है और मतलब सनातन धर्म काफ़ी अच्छा है और बस इसलिए हमने शादी करने का तय किया। हम रोज़ पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगता है सनातन धर्म। मंदसौर के जवासिया में बुजुर्गों के बीच दोस्ती की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। सोहनलाल जैन नाम के एक समाजसेवी बुजुर्ग की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। 5 साल पहले सोहनलाल ने एक गोपनीय पत्र लिखा था। उसने अपने बचपन के 2 दोस्तों से आग्रह किया कि उनकी मृत्यु हो जाए तो उन्हें रोते बिलखते विदा करने की बजाय नाचते कूदते बैंड बाजा के साथ रवाना करें। सोहनलाल की मृत्यु के बाद परिजनों ने जब संदूक खोला तो उन्हें पत्र मिला। इन्होंने सोहनलाल के दोस्तों को भी ये पत्र दे दिया। इस पत्र के सामने आने के बाद दोस्त भावुक हो गए। ना चाहते हुए भी उन्होंने दोस्त की अंतिम इच्छा के मुताबिक बैंड बाजे के साथ नाचते गाते विदाई दी। मध्य प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। अनूपपुर में भी सहकारी समितियों में पिछले 10 दिनों से किसान को डीएपी नहीं मिल पा रही है। सहकारी समितियों के अलावा मार्केट में भी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा डीएपी खाद की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। किसान डाया की पूर्ति सुपर यूरिया और पोटास का मिश्रण करके कर रहे हैं। मिला खत्म अभियान नहीं आया है, कैसे करोगे फिर? शुक्र तक में कह रहे हैं अभी क्या लेके जा रहे हैं काम क्या हुआ? नहीं मिला। नहीं मिला? कब से आ रहे हो लेने? 1 सप्ताह तो नहीं मिल रहा है। अब कैसे खेती करोगे? बिना खाद की खेती। अच्छा, क्या बोल रहे हैं अभी? वही बोल रहे हैं 1 सप्ताह बाद मिलेगा। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते दिनों बाघ के शिकार के मामले में बीटीआर प्रबंधन ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक नहीं बल्कि 2 बाघों का शिकार करंट लगाकर इन्होंने किया था। बाघ का शिकार कर उसके मांस को फेंक दिया। उसके खाल, नाखून, दांत समेत दूसरे अवशेष अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखे थे, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच जारी है। हमारी टीम को ऐसा पता चला कि वहाँ कुछ लोग बाघ के अवशेष को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तुरंत टीम ने एक्टिव होकर के उसको इंटरसेप्ट किया और मौके से माल को बरामद कर लिया। इस तरह से कुल 5 आरोपी को अभी तक हम लोग न्यायालय में प्रस्तुत कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए बयानों के आधार पर कुछ और लोगों के खिलाफ भी जांच प्रचलित है। सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों की लापरवाही की खबरें तो आपने सुनी होगी और देखी भी होंगी। आज आपको कवर्धा के एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जो ज्ञान का उजाला तो फैला ही रहे हैं, बल्कि गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी अपने अनूठे अंदाज से कर रहे हैं। मदद का अंदाज इतना अनूठा कि आपका दिल भी क्या उठेगा। वाह, देखिए हमारी एक रिपोर्ट। ये तस्वीर एक नई सीख है आर्थिक सहारे की। पनागर की पनाह में बात है ज्ञान के उजियारे की। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। स्कूल ड्रेस पहने बच्चों के बाल काटे जा रहे हैं, लेकिन बाल काटने वाला कोई नाई नहीं, सरकारी स्कूल के शिक्षक है। सुनकर अचरज होगा, क्योंकि ये तस्वीर शायद अकेली ही है कि कोई स्कूल शिक्षक अपने स्कूल के बच्चों के बाल काटता है। मकसद भी सुनेंगे तो दिल वाह कह उठेगा। दरअसल कवर्धा जिले के बोरला में शासकीय मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक पूनाराम पनागर स्कूली बच्चों के बाल फ्री में इसलिए काटते हैं क्योंकि बचे हुए पैसे बच्चे अपनी पढ़ाई की जरूरतों में लगा सकें। और ये वनांचल के बच्चे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, इनके पास हेयर कटिंग के लिए पैसा नहीं रहता। या जो पैसा रहता है उसे कॉपी वगैरह खरीदने में समस्या आती है। बाल कटिंग में पैसा दे देंगे तो, इसलिए मैं सोचा कि इन बच्चों का बाल काट देता हूँ तो इनके 40 रुपये बच जाएगा हर महीने का, जिससे कॉपी खरीद करके बच्चे अपना होमवर्क करें, डेली नकल करें। इस प्रकार से उनका पढ़ाई लिखाई में कुछ मदद हो जाता है। आदिवासी इलाका है। स्कूल और SC/ST हॉस्टल में रहने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स गरीब परिवारों से आते हैं। बाहर किसी दुकान में बाल कटवाने से बच जाएंगे तो महीने में 30-40 रुपए की बचत भी बहुत होती है। कम से कम कॉपी पेन ही आ जाएगा।
यही सर काटते हैं। हाँ। वो सैलून के पैसे से जो बचता है, हाँ। उससे से हम कॉपी पेन लेते हैं। पूनाराम पनागर पहले बोरला के महली घाट गाँव में प्राइमरी स्कूल में थे। इस आदिवासी इलाके में सैलून नहीं थे। स्कूल के बच्चों के बाल जब काफी बढ़ जाते थे तो साल 2012 से खुद उन्होंने ही बच्चों के बाल काटने शुरू किए। बाद में ट्रांसफर यहाँ बोरला के स्कूल में हो गया। स्टूडेंट्स के बाल फ्री में काटने का क्रम जारी है। शक्ल सूरत सुधार दी तो पढ़ाई निखारने की जिम्मेदारी भी ले ली है। पूनाराम पहली से 10वीं क्लास के बच्चों को 15 साल से फ्री कोचिंग भी दे रहे हैं। उनका जो रुचि है विशेषकर सामाजिक और बच्चों के शैक्षणिक स्थिति को उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। पिछले 10-15 सालों से निःशुल्क कोचिंग भी चला रहे हैं। अपने भवन को उन्होंने इस तरह से बनाया है कि वो एक कोचिंग सेंटर का काम करती है और जो निर्धन छात्र हैं वो निःशुल्क वहाँ से ट्यूशन और कोचिंग जो है वो ले सकते हैं। उन्होंने प्राइज़ भी रखा है कि कोई बच्चा अगर 10वीं 12वीं में टॉप करता है उनका पढ़ाया हुआ उन्हीं के कोचिंग सेंटर से उनको 10,000 रुपया पुरस्कार भी देंगे। शिक्षक पूनाराम हर साल पर्चा छपवाकर इलाके में बंटवाते हैं कि लोग अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में ही कराएं। ज्ञान का उजियारा फैलाने और आर्थिक मदद करने का यह जुनून जो भी देखता सुनता है वो तारीफ किए बिना नहीं रहता। पूनाराम के लिए पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि होगी किसी हुकूमत में अगर रसद कम, गरीबों के लिए मसीहा बनकर आ जाते हैं यूं ही मदद के लिए। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24, कवर्धा। भोपाल में रक्षाबंधन पर यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रीवा से रानीपति कमलापति के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। पूरी तरह से आरक्षित होगी। AC स्लीपर जनरल कोच रहेंगे। सतना, महर, कटनी, दमोह, सागर, बीना, विदिशा, मुड़वारा स्टेशन पर ठहरेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।